This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी, अदबी और समाजी प्रोग्राम अहले कलम, और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। नाज़रीन, आज हमारे मौजूद मेहमान चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी इज़्ज़त माब प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी कामयाबियों का सफ़र बहुत तवील है, माशाल्लाह औज सुरैया तक पहुंच रहा है, और इंशाल्लाह इस सिलसिले में आपसे मज़ीद गुफ्तगू होगी। सो मैं उन्हें अपने स्टूडियो में इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूं कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाएँ। सईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मैनेजमेंट का कि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में। और बारी दीगर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से आपके शोबे की जो 25 साला सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने जा रही है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआगो हूँ कि ये सेलिब्रेशन जो हैं ये इसी तरह माशाल्लाह जारी व सारी रहें और तमाम अहबाब इसमें शरीक हों। और इसके साथ आपकी एक और कामयाबी का सफ़र जो है वो आपने जो ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स की एक सोसाइटी तश्कील दी है उस पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला सवाल ये है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के साबिक तालिब इल्म भी रहे और आजकल इस शोबे के सरबराह हैं, तो ये जो आपका सफ़र है ये कैसा महसूस होता है? अल्लाह ताला का सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। सफ़र काफ़ी, आई थिंक हाउ आई कैन इलेबोरेट इन सिंपल वर्ड्स ना, इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। एक स्ट्रगल थी, एक जिद्दोजहद थी स्टूडेंट लाइफ से लेकर ऑनवर्ड ना, क्योंकि ज़िंदगी बग़ैर आइडियल्स के, बग़ैर असूलों के, बग़ैर ख्वाबों के गुजारी नहीं जा सकती। यूनिवर्सिटी की जॉब और यूनिवर्सिटी को सर्व करना ये हमेशा मेरी तरजीह के अंदर रहा है। 3 बड़ी तरजीहात में से एक तरजीह थी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को मैंने बाय चॉइस ज्वाइन किया। मतलब ये ऐसी जॉब, मतलब इसको ऐसा नहीं कह सकते कि यार कोई जॉब नहीं मिली तो आपने मुलाजमत कर ली। यूनिवर्सिटी की जॉब मेरा पैशन थी स्टूडेंट लाइफ से ना। तो वैसे तो जो मेरा करियर था वो जो तालिब इल्मी का दौर था वो नशेब फराज का दौर था। आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल डेज, नॉट इवन इन कॉलेज डेज। ज़िंदगी मेरी बदली है ISSB में जब मेरी फाइनल रिकमेंडेशन नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा कि अभी ये वक्त आ गया, सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम पर आया जाए, अपनी मंजिल का असर नो तयन किया जाए। तो वहाँ से फिर मैंने अब इसे क्या अंग्रेज़ी में मेरे लिए कहना आसान है, इट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि फिर मैंने अपना मंजिल का तयन किया, स्ट्रेटजी तब्दील की। जो खामियाँ, जो कोताहियाँ स्कूल की और कॉलेज की थी उसको फिर मैंने उस कमी बेशी को दूर किया यूनिवर्सिटी के दौर में। यूनिवर्सिटी के दौर में जितनी मैं मेहनत मैक्सिमम कर सकता था ना वो मैंने मेहनत की, ताकि मैं अपने स्कूलिंग की और कॉलेज की जो डेफिशिएंसीज हैं उसको दूर कर सकूं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, यूनिवर्सिटी में जो मेहनत की उसका रिवार्ड मिला, कोई कंप्लेंट नहीं है। मास्टर डिस्टिंक्शन के साथ किया, टॉप 3 लोगों में से, टॉप 3 स्टूडेंट में से मैं एक स्टूडेंट था। तो देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी की जॉब मेरी अपनी चॉइस से मैं इस जॉब के अंदर आया हूँ। रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, लोग ख़ुद अपनी ही तकदीर लिखा करते हैं। तो आपने माशाल्लाह एक कामयाबी का सफ़र बड़े आसान तरीके से तय किया, लेकिन इस शोबे में आने की कोई ख़ास वजह?
اس کو اگر ایسے دیکھیں، جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا نا تو جنرلی آپ کو پتہ نا یوتھ میں ایک اینگر بھی ہے، ایک ناراضگی بھی ہے سسٹم کے متعلق، ایک باغیانہ پن بھی ہے. کالج کے سبزہ میں بیٹھ کے ہم بولتے تھے یار، میرے دوست کہتے تھے یار اس کالج میں یہ خرابی ہیں، یہ سسٹم ایسے درست نہیں ہو سکتا، پڑھانے والے کو ایسا ہونا چاہیے. تو اس کالج تک تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے. تو میں ان کو کہتا تھا اگر ہم ان کی جگہ پر آ جائیں تو پھر either we would be in this position to rectify the system or we will become the agent of status quo. کیا اسٹیٹس کو چلتے رہے گا، حالات جوں کے تو رہیں گے. تو میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو، یار آج ریزولوشن پاس کرتے ہیں کالج کے سبزہ میں بیٹھ کر، ہم سسٹم میں آئیں گے، سسٹم کو بدلنے کے لیے کوشش کریں گے. تو آئی اسٹل ریممبر 94 95 میں نا، تو ایک کمٹمنٹ تھی، ایک ریزولوشن تھا کہ ابھی کچھ کرنا ہے. کہ جب آپ شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں نا، تو ہم نے اپنی منزلوں کا دوستوں نے خود ہی تعین کیا تھا کہ یہ ایریاز ہے. تو میری پہلی پرائرٹی پہ سول سروسز تھی، تو اس پہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں نے 2 بار مقابلے کا امتحان کوالیفائی کیا، انفارچونیٹلی ایلوکیشن نہیں ہو سکی. تو میرے نزدیک یہ تھا کہ وی نیڈ ٹو سرو دا نیشن نا، تھوڑا ڈفرینٹ سوچتے تھے. اور وہ کہتے ہیں گریٹ مین نیور گو ود دا اسٹریمس. تو یہی سننا تھا کہ یار زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، زمانے سے ہٹ کے چلنا ہے اور روٹین کا شکار نہیں ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ڈز ناٹ میک اے ڈفرینس ہاؤ لانگ یو اسٹے. آپ کا ڈیوریشن جتنا بھی ہو نا، یو نیڈ ٹو میک اے ڈفرینس. یور پریزنس از گوئنگ ٹو میک اے ڈفرینس. آپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے. تو آپ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کسی ادارے کو 10 سال ہیڈ کریں، 20 سال ہیڈ کریں، آپ کے ہونے سے چند سالوں میں بھی آپ تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں یا تبدیلی کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں. تو انقلاب لایا جا سکتا ہے. انقلاب سے مراد یہ کہ جو ایون گیون سرکمسٹانسز ہے نا، اگر ہم گیون سرکمسٹانسز میں بھی آنیسٹی، ڈیووشن، سنسیریٹی سے کام کریں. میرا ایک اسٹوڈنٹ بڑا اچھا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے لیے بھی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ سرو کرنا چاہ رہا ہے، لیٹ دیم الاؤ نا. تو ریاکاری تو کبھی دماغ میں ہی نہیں تھی، ریاکاری نہیں تھی دماغ میں. یہ تھا کہ ون نیڈ ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ. مجھے ہمیشہ زندگی میں وائٹ نظر آیا، بلیک نظر آیا، درمیان میں کبھی نہیں رہا. ہاں، وکٹوں کی دونوں طرف کبھی نہیں کھیلیں. آپ کو آپ کی دوستیاں، آپ کی دشمنیاں کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اسٹیبنگ آپ نہ کریں. تو مجھے پتہ تھا کہ کرنا کیا ہے، اور کمپرومائزز پر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اور یہ حقیقت ہے، اسے مان لینا چاہیے. ڈیفینیٹلی مجھے یہ تھا کہ یہ میں کہتا ہوں کہ انقلاب کی تو بات سب لڑکپن کے زمانے میں کرتے ہیں. جاب میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار ابھی کیا کیا رکاوٹیں ہیں. تو پھر اس کو میں نے وے آؤٹ نکالا. وے آؤٹ یہی تھا کہ ٹھیک ہے یار، یہ جو میری ٹیبل ہے نا، میری ٹیبل کی حد تک تو میں نے چیزوں کو درست کرنا ہے. تو اس میں بولتے ہیں چینج ایٹ دا مائکرو لیول. آپ مائکرو لیول پہ تبدیلی لے کر آ جائیں تو سعیدی صاحب پھر چیزیں بدلاؤ کی طرف شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے یونیورسٹی، پوری یونیورسٹی کی تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جس ادارے کا میں سربراہ ہوں، یا اس سربراہ بننے سے پہلے 20 سال کی جرنی ہے. اگر میں لیکچرر ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ اگر مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہے میری کلاس کی حد تک، دین آئی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو بلیم دا سسٹم ایٹ دا نیشنل لیول. ہمارے پتہ ہے اساتذہ کا یا ہمارے سسٹم کا المیہ کیا ہے. آپ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وفاقی گورنمنٹ درست نہیں کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ درست نہیں کر رہی. ہاں یس، مطلب آپ کو جو ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے جس ادارے کے لیے آپ سرو کر رہے ہیں، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر کے اندر ہیں، چاہے آپ ملازمت کر رہے ہیں، اپنے حصے کا ہم کام کریں، اپنے حصے کی آپ شمع روشن کریں. وہاں سے تبدیلی آئے گی. اور منافقت سے بچیں. اور ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمارے اصل میں لوگ زیادہ تر سیلف سینٹرڈ ہیں. اس پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ سیلف سینٹرڈ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کی ہے، اور 70 سالوں میں ہم لوگ ڈی ٹریک ہوئے. فیملیز نے گروتھ کی ہے، ملک گرو نہیں کر پایا. اب ملکوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور آپ کلیئر ہوں ایز اے امپلائی نا، ایز اے امپلائی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں نا، یو نیڈ ٹو بی سنسیئر ود یور آرگنائزیشن. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ باسز سے تو سنسیئر ہوں گے، ادارے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے باسز تو ٹیمپرری فینومینا، ادارے جو ہیں ایک پرماننٹ فینومینا ہے. تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. بس یہ ضرور تھا کہ یہ میں آج بھی کہتا ہوں، کبھی نوسٹیلجیا کا جب شکار ہوتے ہیں، کہ کالج کے سبزہ میں بیٹھ کے جو عہد کیا تھا نا، ابھی تک تو میرا ضمیر مطمئن ہے. ایون جب میں ICU میں بھی تھا نا، میں پیچھے مڑ کر سوچتا تھا یار کسی سے کوئی زیادتی کی ہو. بڑا ٹائم تھا سوچنے کے لیے، جب میں ابھی بڑی میجر بیماری سے گزرا ہوں، سرجری سے. تو میں نے سوچا کہ یار کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو،
कमिटमेंट करना चाह रहा था, अल्लाह से दुआ कर रहा था कि जो हमने अहद व पैमा किए हैं कि सिस्टम को राइट डायरेक्शन पे लेकर आएंगे और चीज़ सिस्टम की बेहतरी के लिए करेंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, कोई ज़्यादा सेल्फ प्रेज में नहीं कह रहा, मिनिमम लेवल पर ज़मीर मुतमईन था कि किसी के साथ डेलिबरेटली ज़्यादती नहीं की, गैर इरादी तौर पर हो गया, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो आप जिस शोबे के सरबराह हैं, यकीनन उसमें बहुत सारे अहबाब ने काविशें की होंगी आपसे पहले, तो मैं जानना चाहूँगा कि उसका थोड़ा सा अहवाल जो है हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। ज़रूर। देखें ना, ये जो अफराद मिलके इदारे बनाते हैं ना, तो कोई भी वन मैन आर्मी नहीं है और सब लोग अपना अपना रोल अदा करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हमारा जो ये शोबा है वो 1987 में डिप्लोमा क्लासेस का आगाज़ हुआ था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ना। उस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब थे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, बाद में वो डीन और वाइस चांसलर भी बने, तो डेफिनेटली क्रेडिट उनको जाता है। 3 साल तक डिप्लोमा क्लासेस चलती रही। फिर 91 में हमारे यहाँ मास्टर्स की पहली क्लासेस का आगाज़ हुआ, तो 91 से लेकर और 95 तक जो हमारे फाउंडिंग मेंबर थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर अशरफ साहब, उन लोगों ने अपनी बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज़ उन क्लासेस को कामयाब बनाने में अपना रोल अदा किया। देन फिर एक और नया फेज़ आता है, क्योंकि डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के ज़ेरे अंडर कंट्रोल था, सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं था, तो दिसंबर 14, 1996 को प्रोफेसर डॉक्टर आशिक दुरानी साहब वाइस चांसलर थे, तो उस वक़्त डॉक्टर करीम मलिक साहब की काविशों से एक सेपरेट डिपार्टमेंट मार्ज़ वजूद में आया। तो करीम मलिक साहब को भी बड़ा ड्यू क्रेडिट जाता है एक सेपरेट डिपार्टमेंट की बुनियाद रखने में। ये जो हम सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं ना, वो हमारे डिपार्टमेंट की आज़ादी 96 से स्टार्ट होती है 2021 के अंदर ना। तो जिन अकाबरीन का मैंने नाम लिया, डेफिनेटली उनसे उनका कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता। उन लोगों ने डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए अपनी बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटीज़ उन लोगों ने सर्व की है। और जैसे फिर उसके बाद करीम मलिक साहब 9 साल तक शोबे के सरबराह रहे हैं। उसके बाद अशरफ साहब की भी जो सरबराही का ज़माना है 1 दहाई से ऊपर का है। दरमियान में खालिद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर ग़ुलाम शब्बीर, इन लोगों ने तकरीबन 1-1 साल डिपार्टमेंट के एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे। तो डेफिनेटली सारी फैकल्टी जितने भी हेड्स रहे हैं तो उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि इदारा एक दिन में तो बनता नहीं है। ये तकरीबन अगर पॉलिटिकल साइंस का पीरियड भी शामिल कर लें तो 87 से ऑनवर्ड 34 साल का अरसा बनता है। और तो 34 साल में अफराद ने जितने भी माजी के सरबराह हैं उनका रोल उनका रोल है और इससे कोई इनकार नहीं है। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे से वापसी के बाद प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोले की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, बोले की बोलियां, साइकी की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल,
की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिकदे? फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अभी आपने मास कम्युनिकेशन के शोबे के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली की ज़ुबानी सुना कि हर शख्स ने अपना अपना किरदार जो है उसमें अदा किया, और आज वो शोबा जो है वो बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि प्रिंट मीडिया आजकल ज़वाल पजीर है,
बहुत सारी कहानियाँ ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हैं, इसके बावजूद जो है वो आपका शोबा कायम और दायम है। तो ये जो तज़ाद है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपके इस सवाल को एड्रेस करने से पहले ना पिछले सवाल के साथ मैं इसको लिंक करना चाहूँगा। उसका जवाब थोड़ा नामुकम्मल था। जहाँ एक तरफ असातिज़ा या शोबे के सरबराहान का रोल है ना, किसी भी इदारे को कामयाब बनाने में, तालीमी इदारे को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा अमल दखल उसके स्टूडेंट्स का होता है। तो वो स्टूडेंट का जिक्र करना मैं मिस हो गया था, क्योंकि इदारे देखें, अगर स्टूडेंट नहीं होंगे ना, आप फैकल्टी इंडक्ट कर लें, चाहे 500 या 600 BZ यूनिवर्सिटी 600 की फैकल्टी है, 40,000 तलबा तालिबात पढ़ रहे हैं। वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेस करती है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पर। तो जो हमारा जो शोबा है मैथ कम्युनिकेशन स्टडीज़, तो इसको अगर ये इदारा यहाँ पर मौजूद है ना, तो इसमें स्टूडेंट के किरदार को हम माइनस नहीं कर सकते। तो मुझे लेट मी अलाउ टू से कि हमारे पहले मास्टर के बैच से लेकर जो हमने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए हैं अभी तक, और हर सेशन में कुछ ऐसे आप कह लें कि ब्राइट स्टार रहे हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट का नाम भी बना है, वो रोशन सितारे थे। मतलब आप देखें, हमारा जो 91-93 का सेशन था उसमें ज़फ़र आहिर साहब थे, वो अभी डेली जंग के रेजिडेंट एडिटर हैं। फिर 92-94 में सज्जाद जहानिया साहब जो अभी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मुल्तान है, असद मुमताज़ साहब वो डेली आफ्ताब का अखबार चला रहे हैं। फिर शकील अंजुम साहब हैं, वो डेली एक्सप्रेस के अंदर भी हैं, मेरे ख्याल है प्रेस क्लब के भी काफ़ी अर्से सदर चले आ रहे हैं। तो सज्जाद बरी साहब हैं, वो रेडियो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। फिर एक हमारी फीमेल स्टूडेंट्स में देखें तो आई थिंक नेशनल लेवल की ड्रामा राइटर हैं साइमा अकरम चौधरी, दर्जनों ड्रामे लिखे हैं, जियो और उसके लिए काम कर रही हैं। फिर ऑनवर्ड आप मूव करें, जैसे अभी आपके जो अखबार है बदलता ज़माना 97-99 में अकमल वैस साहब, वो हमारे डिपार्टमेंट के फारिग तहसील हैं। उसके बाद ऑनवर्ड अगर हम मूव कर जाएं 2001 और 3 के अंदर ना, हमने उस 2001 और 2003 सेशन के तो कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम मेंशन कर सकता हूँ। सो देन मतलब आप ये देखें, नौशील अज़हर बलोच, इरफान आलम, ग़ुलाम अब्बास, इमरान कादिर, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल जिनको मैं डिक्लेयर करता हूँ दे आर द फ्रेंड्स ऑफ मैथ कम्युनिकेशन। हमारे डिपार्टमेंट की नामसाइद सूरत हाल और जो सिचुएशन है उसमें इन लोगों ने बिल्कुल सफ़ा अव्वल के तौर पर उभर के सामने आए और डिपार्टमेंट को इस कंडीशन में सपोर्ट किया 2001-2003 के सेशन के स्टूडेंट्स ने। फिर ऑनवर्ड 2005-7 के अंदर भी हाफिज़ सरफराज, नुमान खान, आई कैन मेंशन द नेम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसके अलावा एकेडेमिया में लोग गए हैं। फिर सिविल सर्विसेज में हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। मैं 2006-8 में मेरा एक स्टूडेंट था नैयर मुस्तफ़ा, वो अभी स्पेशल जुडिशल मैजिस्ट्रेट है। उसने पहले और उसमें बड़ी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सलाहियतें थी। डिपार्टमेंट पहली बार इंटर डिपार्टमेंटल ड्रामा कंपटीशन में पहले नंबर पर आया। तो मुझे अपने 20 साल के सफ़र में 20 स्टूडेंट्स के नाम याद आ रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम की टाइम ड्यूरेशन का भी ख्याल है। तो ये मैं ज़रूर बॉटम लाइन में बोलूँगा, टीचर्स का भी अपना रोल है, लेकिन टीचर से ज़्यादा हमारे एम्बेसडर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट को अपने डिपार्टमेंट का सरमाया तस्वुर करता हूँ और दिली तौर पे सरमाया तस्वुर करता हूँ। आज अगर हम जो सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं ना, हमारी फैकल्टी के साथ साथ फैकल्टी अगर 40% काम कर रही है तो 60% कंट्रीब्यूशन मेरे जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका है। दामे दरमे सुखने इन एवरी कंडीशन। फाइनेंशियल सपोर्ट भी वो लोग डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से भी डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनकी है, आइडियाज़ भी दे रहे हैं, और वक्त से बढ़कर तो कोई कीमती चीज़ नहीं है, वक्त भी एलोकेट कर रहे हैं। जी यकीनन उनका जिक्र होना चाहिए, और ये सारे नाम जो हैं पूरे दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं, समाजी तौर पर भी और सहाफ़ती तौर पर भी। तो मेरा सवाल ये है कि जो प्रिंट मीडिया का ज़वाल है, उसके बावजूद आपका जो शोबा है उसका इस वक्त क्या किरदार है? ज़वाल उसे किस नज़र से देखते हैं? ज़वाल तो मैं इसको नहीं करूँगा, ज़वाल थोड़ा सा थोड़ा एक्सट्रीम फ्रेज़ हो जाएगी। क्राइसिस में ज़रूर है, मुश्किलात का शिकार है। देखें, जब भी दुनिया की अगर मीडिया की 100 साल की हिस्ट्री उठाकर देखें ना, तो 100 साल की हिस्ट्री में जब शुरू में न्यूज़पेपर थे तो फिल्म और रेडियो आया, तो यूरोप में प्रिंट मीडिया वाले लोग परेशान थे
کہ हम कैसे सर्वाइव करेंगे। प्रिंट मीडिया ने सर्वाइव किया सिनेमा की पॉपुलैरिटी और रेडियो के बावजूद। जब टेलीविज़न आया 50s में, 50s के हीरो को कहते हैं टेलीविज़न की गोल्डन एज, तो रेडियो वाले परेशान थे कि यार टीवी आ गया, अब रेडियो को कौन सुनेगा। तो रेडियो ने भी सर्वाइव किया, टीवी ने भी सर्वाइव किया। 60s का ज़माना है वो सेटेलाइट का ज़माना है, सेटेलाइट टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, और फिर 90s में देखें तो वेब टीवी के दौर में हम दाखिल हो गए। अभी जो चैलेंज दरपेश है ना वो सोशल मीडिया के साथ है, मेन स्ट्रीम को ना। प्रिंट मीडिया की सर्वाइवल के लिए या किसी भी मीडिया की सर्वाइवल के लिए 4 बेसिक फैक्टर्स हैं। वो बेसिक फैक्टर्स में नंबर 1 है अर्बनाइजेशन, नंबर 2 है लिटरेसी, नंबर 3 है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नंबर 4 है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इन 4 फैक्टर को आप मीडिया की ग्रोथ और मीडिया की कंजम्पशन के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हमने देखना है पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं सिर्फ इकोनॉमी पर सिर्फ फोकस करूँगा। पाकिस्तान की जो अभी ना माशी जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, और दुनिया में कोविड और कोरोना की वजह से आप देखें, पेंडेमिक की वजह से मईशतें डूब गई हैं। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ताला का शुक्र है हम फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे IMF है या हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रिंट मीडिया से निकल आएगा, प्रिंट मीडिया सर्वाइव करेगा, मुश्किलें ये ख़त्म होंगी, और डेफिनेटली मे बी इट विल टेक टाइम। जो ही मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब इसमें एक मेरी सजेशन जो है ना, प्रिंट मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकारी इश्तिहारात पे रिलाय नहीं करना चाहिए। आपका प्राइवेट सेक्टर जब डेवलप होगा और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होगी और कॉर्पोरेट कल्चर और मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से प्रिंट मीडिया सर्वाइव कर जाएगा। और तीसरी रीज़न ये है कि देखिए दुनिया भर में ना रीजनल प्रेस और लोकल प्रेस की बड़ी वैल्यू है। अगर प्रिंट मीडिया ने सर्वाइव करना है ना तो हमें रीजनल न्यूज़पेपर्स और लोकल न्यूज़पेपर की ज़रूरत है। तो हर मीडियम की अपनी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सर्वाइव करेगा। न्यूज़पेपर यूरोप के अंदर ना इसको बोलते हैं मॉर्निंग टाइम एक्टिविटी है, कि लोग जो हैं सुबह की शुरुआत न्यूज़पेपर से करते हैं। आज भी आप चले जाएं यूरोप में, चाहे बेल्जियम में, जर्मनी में, UK, फ्रांस में, आपको सबवेज में, अंडरग्राउंड ट्रेन और बसेस में आपको मुसाफिर जो अखबार पढ़ते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, यूरोप से ज़्यादा तो गैजेट्स यहाँ पे नहीं है ना, यूरोप ICTs में हमसे बहुत आगे है, तो वहाँ पर अभी भी बुक्स रीडिंग का बड़ा कल्चर है, न्यूज़पेपर लोग रीड आउट करते हैं। तो हम थोड़े से पाकिस्तान पे और इंडिया श्रीलंका पे ये फेज़ आया हुआ है कि हम अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं गैजेट्स यानी मोबाइल फ़ोन के साथ ना। तो डेफिनेटली ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम। तो मैं इसको ज़वाल तो नहीं बोलता, जैसे मैंने बोला ओवर द लास्ट 100 ईयर ये जो आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो यूरोप में ये खदशात पर ना सिर्फ लोगों ने रिसर्चेस किए और डिफरेंट मीडियम ने सर्वाइव भी किए। तो नए मीडिया पे आने पर जो एग्जिस्टिंग मीडिया होता है उस पर लोग ज़रूर अपने खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि टेलीग्राम से लेकर ऑनवर्ड पूरी हिस्ट्री देख लें, और प्रिंटिंग प्रेस से लेकर, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था प्रिंटिंग प्रेस पे भी लोगों के कंसर्न थे कि ये ख़तात कहाँ पर जाएंगे, क्या कुछ चलेगा। हाँ सब चल रहा है इंशाल्लाह। ये मोबाइल है जी, क्या इसने फी ज़माना आकर लोगों को किसी एक ऐसे नुक्ते पर मरकूज़ कर दिया है कि हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में गुम हो गया है, और वो जो एक मुआशरत थी या तहजीब थी हम उससे दूर होते जा रहे हैं? कोई ऐसे असरात महसूस होते हैं आपको? इसको ऐसे ले लें कि थोड़ा सा ना आइसोलेशन का ज़रूर शिकार हुए। मतलब वी आर एंगेज इन द वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन में जो आपका जो बैठक का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बैठक का जो कॉन्सेप्ट है, जो गेट टुगेदर थी फेस टू फेस, वो थोड़ी सी मुतासिर हुई है। जो थोड़ा सा फिक्र वाली मेरी बात है ना कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी पार्क में बैठते हैं, सो एवरीवन इज़ बिजी विद देयर गैजेट्स, तो एक दूसरे को देखने के बजाय गैजेट्स पर ही हम देख रहे हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर है। तो लोग फिर दोबारा आएंगे। अभी भी फेस टू फेस इंटरेक्शन का कोई नेमुल बदल नहीं है। आप फेसबुक पे जितनी भी दोस्ती कर लें, अल्टीमेटली ख्वाहिश होती है उस शख्स से या जो चाहे जो भी उसका जेंडर है उससे आप मिलना चाहेंगे। हाउ लॉन्ग यू कैन कम्युनिकेट थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन ना। तो ये जो आप और मैं इस मकालमा कर रहे हैं ना, इस मकालमे की 400 साल पहले, 4000 साल पहले भी अहमियत थी और 4000 साल के बाद भी अहमियत है। ये दुनिया 4-5 लाख साल से कायम है।
तो हमें पहले तो ये मानना, दुनिया हमसे पहले भी थी, दुनिया हमारे बाद भी होगी। तो मैं अभी चूँकि ये फेजेस आए ना, आप ये देखें, अगर मैं टेलीविज़न की बात करूँ तो एक वक्त में हम कहते थे कि टेलीविज़न इज़ अ फैमिली एक्टिविटी। अभी 2021 में टेलीविज़न भी फैमिली एक्टिविटी नहीं है, इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गया। आपके बेडरूम तक अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड तो टीवी लाउंज की बजाय टीवी जो है बेडरूम में पहुंच गया है। तो यूरोप में तो 100 ईयर बैक रेडियो क्लब होते थे, लोग जाते थे और क्लब में बैठ के रेडियो सुनते थे। अभी आपके फार लॉन्ग एरिया में रेडियो इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो ये मोबाइल से भी लोग निकल आएंगे, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद डेफिनेटली लोग दोबारा वापस यूरोप दोबारा, आपको पता है यूरोप जो है और यूनाइटेड स्टेट और जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो दोबारा अपनी ट्रेडिशन की तरफ आ रहा है। मतलब हम यूरोप से तकरीबन 70 साल पीछे हैं, इट विल टेक टाइम। हाँ 70, मतलब मेरा असेसमेंट है कि तकरीबन 70 साल का गैप है, मतलब जी एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे एक शेर पेश करने की इजाज़त दीजिए कि हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। तो ये लफ्ज़ इंसानों को अमर कर देते हैं। मैं डॉक्टर शहजाद अली से पूछना चाहूँगा कि आपकी जो तसनीफ़ है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। एक्चुअली जो मेरी वैसे तो मैं आई हैव मोर देन 50 पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशंस। बाकी जो मेरी किताब है वो एक्चुअली बेस थी मेरी मास्टर्स और एमफिल की रिसर्च पर, रिसर्च थीसिस पर। तो उसको फिर इट वाज अ जॉइंट वेंचर। मैंने और मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर खालिद साहब ने ये जॉइंट बुक लिखी। मैं फर्स्ट ऑथर था तो डॉक्टर खालिद साहब उसके सेकंड ऑथर थे। प्रेसमैन गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान, मिसहैंडलिंग ऑफ पावर्स एंड पोजीशन। एक्चुअली बुक इंग्लिश में इसको समराइज़ करके आसान उर्दू में ये कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान की 70 साल प्रेस हिस्ट्री का एक समरी है जिसमें हमने 2 डायमेंशन में काम किया है। जो डोमिनेटिंग डायमेंशन तो ये है कि जो प्रेस गवर्नमेंट रिलेशंस रहे हैं डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल रिजीम में, उसका हमने कंपैरिजन किया है कि पाकिस्तान में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिस तरह के मसाइल का सामना रहा है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ बंदिशें हों, इश्तिहारात की बंदिशें हैं, या मुख्तलिफ पैमरा के लॉज हों या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे गवर्नमेंट या प्रेस एडवाइसेस थी, उसका इसमें बड़ा डिटेल में जिक्र है। दूसरा ये कि मीडिया ने कैसे उस पावर को मिसयूज़ किया, कैसे सरकार ने मीडिया को इस्तेमाल किया, या मीडिया ने चाहे वो येलो जर्नलिज्म थी या प्रेशर टैक्टिक्स थे, किस तरीके से समाजी इदारे मुतासर हुए। सारे मीडिया को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। डेफिनेटली देयर आर सर्टन एलिमेंट्स जिनकी वजह से एक पूरा इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो है बदनाम हुई है। तो उसमें फिर किस तरह के प्रिविलेजेस और इंसेंटिव लिए गए उस पर भी फोकस करने की कोशिश की है। तो इस किताब में इट्स एक्चुअली अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, यानी जो मीडिया का जो ये तनकीदी जायज़ा इन पॉजिटिव सेंस, यानी मीडिया का जो मुस्बत रोल है, जो जैसे मीडिया ने एक पूरी स्ट्रगल की मदद से अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर किया है, उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। और जो कोताहियाँ या खामियाँ या गलतियाँ उनसे सरजद हुई हैं या तो उसको भी हाईलाइट किया गया। तो ये दोनों एस्पेक्ट थे। आपने एक तारीख मुरतब कर दी है। डिटेल तारीख तो नहीं है क्योंकि डेफिनेटली हम पे लिमिटेशन थी। ये किताब पब्लिश की है HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बुक पब्लिश की है। तो आम पब्लिशर पे ये पब्लिश नहीं हुई। डेफिनेटली इसकी लीगल इम्प्लीकेशन भी थी, इसकी लीगल वेटिंग भी हुई, इसकी बाकी जो एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट की वेटिंग के बाद हमारी ये बुक पब्लिश हुई है। जनरली आप बुक लिखते हो ना, आप पब्लिशर को देते हो, पब्लिश करवा लेते हो। तो हमारी किताब जो है स्क्रूटनी और एवेल्यूएशन के प्रोसेस से गुजरी है, यानी इसकी रेफरिंग भी हुई है और रेफरिंग होने के बाद फिर इससे लीगल एडवाइस भी ली गई है कि इस किताब को पब्लिश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया कि जो उसका जो सेकंड एस्पेक्ट था कि जो मीडिया, यानी जो जहाँ सरकार ने अपनी पावर को मिसयूज़ किया और जहाँ मीडिया ने अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया, द सर्टन एलिमेंट्स, आई एम नॉट सेइंग द ऑल द मीडिया, कुछ एलिमेंट ने जो किया वो भी फिर हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया।
इसका क्या उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश हो रही है? उर्दू तर्जुमा अभी तो वैसे नहीं सोचा, आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है। इसका उर्दू तर्जुमा इंशाल्लाह आपकी इस तजवीज़ पर कोशिश करेंगे, इसके सेकंड एडिशन पर जाएं, इस पर मज़ीद वर्किंग करें और इसको उर्दू तर्जुमे में भी लेकर आएँ। आपसे अभी गुफ्तगू हो रही थी और आप जिक्र कर रहे थे कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ता जा रहा है और इसमें मीडिया का भी बड़ा कलीदी या सोशल मीडिया का बड़ा कलीदी किरदार है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जहाँ तक तो बात है ना सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया आप देखें कि ये बेलगाम सा एक आप लोगों को ना एक ग्रीक टर्म है एगोरा यूनान में जगह एक ऐसा चौक था जहाँ पे लोग ना दुनिया जहाँ के मामलात पर ना बहस करते थे अरस्तु सुकरात के ज़माने में ना, तो लेकिन वहाँ पर भी कुछ असूल ज़ाब्ते थे। तो ये एक ऐसा अनकंट्रोल एगोरा लोगों को दस्तयाब हो गया है कि जिसका जो दिल चाहता है ना वो अपलोड कर देता है। वो चीज़ें जो बंद कमरों में होती थी वो अब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। पीपल आर अब्यूजिव, सेक्टेरियन और हेट स्पीच का भी ज़रिया बन गया है। फिर मोरालिटी और डिसेंसी जो है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो सोशल मीडिया तो मतलब आप समझे कि एक बंदर के हाथ में उसरा आ गया है। तो यू हैव अ लाइसेंस टू किल समवन, यू हैव द लाइसेंस टू गो फॉर कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। आप किसी की किरदार कुशी करें। अभी देखें लास्ट 20 ईयर में क्या कुछ हुआ है, लोगों की प्राइवेसी मुतासर हुई है। लोगों एक अंग्रेज़ी की टर्म है इसकी साइबर बुलिंग हम कर रहे हैं। हम लोगों को जो सोशल मीडिया सब्सक्राइबर हैं सारे नहीं, ये क्या कर रहे हैं, लोगों को हरास कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया ना। आपकी एनोनिमिटी, आपकी प्राइवेसी, एवरीथिंग हैज़ बिन इन्फ्लुएंस ना। अब हुआ क्या है पाकिस्तान के अंदर ना, पहले तो जो मजहबी अदम रवादारी थी वो लिमिटेड थी सर्टन जगह पर। आप अक्सर सुनते होंगे मुहर्रम के दिनों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ज़ुबान बंदी कर देती है कि फ़लाँ फ़िरके के उलमा जो है ना उनकी ज़ुबान बंदी है, वो तकरीर नहीं कर सकते, वो ज़िला भी नहीं छोड़ सकते। सोशल मीडिया में तो आपको वो कंटेंट मिल जाता है जो आपने आज से 25 साल पहले तसव्वुर भी नहीं किया था। तो आप जो सियालकोट की ट्रेजेडी है ये शाखसाना है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। ये जो बॉम्ब था, ये जो बीज बोया था हमने नफ़रत का, ये उसका रिज़ल्ट है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल, ये जो आप शेर जो आपने सुनाया ये सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है और ये मेरा ख्याल है आई ओपनिंग है 220 मिलियन लोगों के लिए। तो हमें मेरा ख्याल है खुदारा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ को भी जीने का राइट है। ठीक है, हम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकते। कानून कायदे इदारे मौजूद हैं, इदारों को काम करने दें। अगर किसी से कोई जुर्म सरजद भी हुआ है ना तो आप एक प्रॉपर जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है उसको फॉलो करें। जंगल लॉ लेकर आएंगे, इस मुल्क को बनाना स्टेट बनाएंगे तो रियासतें नहीं चलती हैं। ये कोई हम किसी आइसोलेशन वर्ल्ड में नहीं रह रहे, किसी जजीरे में नहीं रह रहे। पाकिस्तान को अपने अक़वाम आलम में अगर सर्वाइव करना है, अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को बेहतर बनाना है तो हमें अपने जो पाकिस्तान की जो कौम है ना उनको एक तो अपने जो रवैये हैं उन पर नज़रसानी करना होगा। ठीक है, वी कांट सर्वाइव इन आइसोलेशन। हम अपने सामने लिबिया को देखें, ट्यूनिस को देखें, इराक़ को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें। इस्लामी उम्मा जो है मुश्किलात के अंदर है। और दूसरा, हमने ये क्यों तसव्वुर कर लिया है पूरी दुनिया का ठेका हमने उठाया हुआ है और जिनके नाम पर हम ये जुर्म कर रहे हैं वो रहमतुल्लिल आलमीन कह रहे हैं। आप देखें तो सही, फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़ली दुश्मनों को भी माफ़ किया, अपने चचा हज़रत हमज़ा के कातिल को, वाशी को, उसको भी माफ़ किया। हिंदा जिन्होंने कलेजा चपाया था उनको भी माफ़ किया। तो मेरे लिए तो ना समझ में आने वाली बात है। अब इसमें रोल किसका बनता है? मीडिया ग्लोरीफाई ना करे, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया। यहाँ जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, फिर उसका यहाँ क्या किरदार है कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकता है? देखिए, अब रोल क्या बनता है? मीडिया का रोल ये बनता है कि हम ऐसे मजहबी और सोशल इश्यूज़ के प्रोग्राम बनाएं जहाँ पर उनको एजुकेट किया जाए मासेस को कि मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब भी मौजूद हैं। अब होना क्या चाहिए? चलें हम एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि हमने इस्लाम की तबलीग करनी है, तो हमें इस्लाम का मिसाली नमूना बनना है ताकि लोग हमारे आला किरदार को देखकर इस्लाम की तरफ रजू करें, राग़िब हों।
آپ بائی فورس کسی کو نہیں لے کر آ سکتے. یہ تو ہم خوش قسمت ہیں, اس ملک میں 98-97% لوگ مسلمان ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر کی دنیا میں جائیں نا, یورپ میں, جہاں پر ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں. ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے متعلق تو میں بتا رہا ہوں کہ پرسیپشن جو ہے نا, فرینکلی اسپیکنگ, نیگیٹو پرسیپشن ہے. اور اسی طرح کے امیجز کی وجہ سے دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں دنیا کے اقوام عالم کی امن و آشتی کے لیے جو ایکسٹریمسٹ مسلم ہیں وہ خطرہ کا باعث ہیں. اور لوگ جو ہیں ویسٹرن جو ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں مسلمانوں سے ڈسٹنس کرتے ہیں, حالانکہ ہم دنیا میں 1.5 ارب کے لگ بھگ ہیں. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن مٹھی بھر لوگوں نے میجورٹی مسلمانوں کا امیج خراب کیا ہے. جب یہ امیجز میڈیا کے تھرو دنیا میں دکھائے جاتے ہیں, جیسے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے, فیصل آباد میں خواتین کو بے لباس کرنے کا واقعہ ہوا ہے, تو ہمارا سر تو ویسے شرمندگی سے جھک جاتا ہے. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ لوگوں کو زندہ جلا دیں, لوگوں کو ماریں. یہ تو کوئی حب رسول نہیں ہے. حب رسول نہیں ہے. جس بیس پر ہم جو ہمارے رویے یہ بالکل ایکسٹریمسٹ رویے ہیں. اور ریاست کے اداروں کا بھی کسی نہ کسی سٹیج پر قصور رہا ہے. جس طرح کی ہم نے پالیسیز بنائی ہیں, اور جیسے آپ نے شعر سنایا, تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں جس وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں. تو ادروائز پاکستان جو ہے وہ ورتھ لیونگ نہیں بنے گا. ہم انڈیا کو کیسے بلیم کریں گے کہ وہاں مائنورٹی سیف نہیں ہے؟ تو حالانکہ وہاں پر صورتحال پاکستان سے زیادہ خراب ہے, لیکن انہوں نے پھر اپنے میڈیا کی مدد سے وہ پکچر سامنے باہر نہیں آنے دیتے. جبکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا کہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے, وہ بریکنگ نیوز بھی ہم جتنا پلے اپ کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ اس کی امپلیکیشن کیا نکلیں گی. مجھے یورپ کے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملا ہے, تو میں بالکل یہ دل سے کہنا چاہوں گا, ہمارا دنیا میں کوئی تاثر, کوئی بہتر تاثر نہیں ہے بطور قوم کے. اور یہ صرف میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جتنے بھی سوشلائزیشن کے ادارے ہیں, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے آپ کے تعلیمی ادارے ہیں, آپ کے مذہبی ادارے ہیں, یہ ہولسٹک اور کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے پورے سماج کی. اکیلا میڈیا کچھ نہیں کر سکتا. والدین بھی اپنے بچوں کو اہل تشیع, اہل سنت اور بریلوی اور دیوبند اور اہل حدیث نہ بنائیں, اچھا انسان بنائیں. ایک اچھا انسان ہی پھر اچھا مسلمان بنے گا. اور پھر ہم بتائیں کہ آپ کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب ہیں, اور صرف رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے. یہ ہم نے میسج دینا ہے. یہ مسلمانوں کو غلط فہمی نکال دینی چاہیے کہ رب المسلمین ہے. 7 ارب لوگ دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے علاوہ جو 5.5 ارب لوگ ہیں نا, وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے, اور نفرت سے آپ لوگوں کو اپنے قریب نہیں لے کر آ سکتے. اگر لوگوں کو جوڑنا ہے نا, لوگوں کو جوڑنے کے لیے محبت کا, امن و آشتی کا آپ کو لوگوں کو میسج دینا ہوگا. بین المذاہب آپ کو افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کی طرف جانا میسج دینا ہوگا. اور یہ ہم سوچنا چھوڑ دیں کہ وی آر سپیریئر. وی آر ناٹ سپیریئر. کردار سے بھی دیکھو, جو لوگ نالج کریٹ کر رہے ہیں نا, جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, وہ سپیریئر ہیں. مسلمانوں نے اگر 7ویں, 8ویں, 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں دنیا میں رول کیا ہے نا, صرف علم کی وجہ سے رول کیا ہے. چاہے آپ ابو علی سینا کو دیکھیں, ابن الہشم کی بات کریں, رازی کی بات کریں, ابن خلدون کی بات کریں, لوگ اپنی تھیوریز اور ریسرچز کی وجہ دنیا میں نام کیا ہے. اسپین کی ترقی کے پیچھے مسلمانوں کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی تھی. تو یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کھوکھلے مذہبی نعروں سے دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. ابھی وی آر بیگرز. ہم IMF اور ورلڈ بینک کے آگے مجبور ہیں. پھر ہم باتیں اس طرح کی کرتے ہیں یہاں پر آ کر. آپ اپنے ملک کی روڈز بلاک کریں گے تو کبھی بھی صورتحال بہتر نہیں ہوگی. یہ امیجز باہر جاتے ہیں نا, آپ دیکھیں FATF ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے, چاہے انڈیا کا رول ہے جو بھی ہے, ابھی تک ہم گرے لسٹ کے اندر ہیں. ابھی بھی ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو فنڈنگ ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو جا رہی ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب ہمارے یہاں PhD کے جو تھیسس کی ایویلیویشن فارن ریفریز کرتے ہیں, وہ اس میں برطانیہ, آسٹریلیا, امریکہ کے پروفیسرز ہیں. اب یونیورسٹی ان کو جو $500 بھجوانا چاہتی ہے نا, FATF کی اتنی پابندی ہیں کہ فارن ٹرانزیکشن جو ہے, جو فارن ایکسچینج بھجوانا ہے, اس کے لیے ہمیں اتنی ریزنز دینی پڑتی ہیں. اسٹیٹ بینک نے جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل ادارے آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی اس فارن پروفیسر جو ہے, اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے, اس کا پاسپورٹ کی کاپی کیا ہے, کیوں اس کو پیسے بھجوائے جائیں. صرف $500.
اور پھر ہم ان فورن ریفریز کو بولتے ہیں کہ یار FATF کی وجہ سے ہم پر بڑی پابندی ہیں جس وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے. تحقیقات کے بعد جو ہے پھر وہ آپ یہ دیکھیں نا، اب یہ سوچیں کہ یہ ایسا ہوا کیوں ہے. اس کے پیچھے بھی شدت پسندی ہے، شدت پسند تنظیمیں ہیں. تو میرا خیال ہے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اثر نو اور ریاست کو، خاص طور پہ ریاست اور ریاست کے اداروں کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ایک بالکل نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے زیرو ٹالرنس ہو ان طبقوں پہ جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ تشدد کرتے ہیں، جو عدم رواداری کو فروغ دیتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں. تو جب تک اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے نا، تو پھر آج تو ہم مار رہے ہیں غیر مسلموں کو، اس کے بعد یہ فرقوں کے درمیان لڑائی ہوگی. پھر لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے اچھا مسلمان کون ہے، برا مسلمان کون ہے. اب آپ خود سوچیں کہ قیامت سے پہلے اگر آپ نے قیامت برپا کرنی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ڈے آف ججمنٹ پہ فیصلہ کرنے کہ کون درست ہے کون نہیں ہے، تو اب ہم نے یہاں چند مٹھی بھر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لی ہے کہ جی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو حب رسول کا فیصلہ کرنے والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ گاڑیاں توڑ کر فیصلہ کریں گے. ہاں، تو یہ بالکل بھی بڑی زبردست گفتگو آپ نے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی کی سنی، اور یقیناً دل کرتا ہے کہ ان سے بہت کچھ سنا جائے، لیکن وقت کی تنگی جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. میں ان کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی خصوصی میسیج جو ہے وہ دیں گے. خصوصی میسیج تو میں یہ دینا چاہوں گا، میں پاکستان کے معاملے میں تھوڑا سینٹی ہوں، بڑی جذباتی وابستگی ہے. پہلے تو ناظرین کو یہی پیغام ہے، پاکستان بلیسنگ ہے، اور 2 نیشن تھیوری جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے. اس ملک کی قدر کریں ہم لوگ نا، اور قائد اعظم کے ویژن کو سیلیوٹ کریں. اور پاکستان ہی ہمارے لیے لاسٹ ریزورٹ ہے، اور یہ میرا یقین کامل ہے. دنیا کے 18 ملکوں میں جانے کے بعد نا، ہمیں اس ملک میں لاکھوں خرابیوں اور برائیوں کے باوجود بھی اس ملک کی مزید تقسیم کی طرف نہیں جانا ہے. 16 دسمبر 1971 میں جو ہوا ہے اس تاریخ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ملک ہے نا، اس ملک سے آپ کی محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے. یہ نہ آپ کریں کہ ملک پر حکومت کرنے کے لیے تو آ جائیں، آپ کا سارا سرمایہ، آپ کے سارا پاسپورٹ ریڈ پاسپورٹ ہو. تو یہ ملک صرف حکومت کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک سرو کرنے کے لیے بنا ہے. اور یہ ملک خداوند کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. یہ بلیسنگ ہے. انڈیا کے اندر اس وقت ہم سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور وہ مسلمان بڑی پیتھیٹک کنڈیشن میں، میزریبل کنڈیشن میں ہیں. ہمیں یہ جو مٹھی پر ایکسٹریمسٹ ہے نا، جو معاشرے کی میجورٹی ہے، اس میجورٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان مٹھی بھر ایکسٹریمسٹ لوگوں سے مقابلہ کریں. اور پاکستان میں جتنی بھی نیشنلسٹ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ سندھو دیش بنانا ہے، نہ لینگویج کی بنیادوں پر صوبے بنانے ہیں. اس ملک کی انٹیگریشن، سالیڈیرٹی ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اور آج جو ہے نا، انڈیا کے مسلمان اور سکھ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو سیلیوٹ کر رہے ہیں. قائد اعظم نے جو ہمارے سامنے جو پرنسپلز رکھے تھے، جو اسٹریٹجی رکھی تھی، جو ویژن رکھا تھا، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ سلور جوبلی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں، جو ڈپارٹمنٹ کی 25 سالہ جو تقریبات، 25 سال مکمل ہونے پہ جو تقریبات ہم منانے جا رہے ہیں، اس کا ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ایلومنائی ہیں ان کی کنٹریبیوشن کو ہم ایکنالج کریں. وہ ہمارے اسٹوڈنٹ، وہ پاس آؤٹ گریجویٹ جنہوں نے مختلف فیلڈز میں پرومیننٹ خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی خدمات کو نہ صرف ڈپارٹمنٹ آفیشلی ایکنالج کرے گا. ٹھیک ہے، ایک تو پہلا ہمارا مقصد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ری یونین ہے کرنٹ اسٹوڈنٹ کا اور پریویس اسٹوڈنٹس کا. ابھی جو بچے ابھی ہمارے یہاں زیر تعلیم ہے، ان کی عمر 20 سال ہے، 17 سال کی عمر میں لوگ BS پروگرام میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں 91 کے اندر، وہ 50s کراس کر چکے ہیں. تو یہ ایک اولڈ اور ینگ بلڈ کی ایک ری یونین ہونے جا رہی ہے، تاکہ ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ اولڈ اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں. تیسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو
वो असातिज़ा किराम, वो इदारे के हमारे हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट जिन्होंने इस इदारे की आबियारी में रोल अदा की है, हम उनकी खिदमत को भी सराहेंगे, उनकी भी खिदमत का एतराफ़ करेंगे इस सिल्वर जुबली के मौके पर ना। फोर्थ, फिर इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि एलुमनाई की हम एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। ये पहला एलुमनाई का फंक्शन है पिछले 30 सालों में हमारे इदारे का। तो इस एलुमनाई के फंक्शन में हम एक पूरी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बॉडी तश्कील करेंगे और ग्रेजुअली डिपार्टमेंट जो है ना एलुमनाई और ओल्ड स्टूडेंट को ये चीज़ें हैंड ओवर कर देंगे ग्रेजुअली, ताकि मुस्तकबिल में जितने भी एलुमनाई के डिनर हों वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो हैं वो उसको ऑर्गेनाइज़ करें अंडर द पैटर्नेज ऑफ हमारा जो डिपार्टमेंट है। और आखिर में मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, हमारा इरादा ये है कि हम इस सिल्वर जुबली के बाद ना फ्रेंड्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन के नाम से एक फ़ंड भी कायम करेंगे, क्योंकि हमारा इदारा इस वक्त अभी आपको पता मुल्क में भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, यूनिवर्सिटी भी डेफिसिट का शिकार है। तो ये जो फ्रेंड्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन है ये डिपार्टमेंट की रीस्ट्रेंथनिंग में एक वाइटल रोल अदा करेंगे। तो ये एक विजन और ड्रीम है। डेफिनेटली फिर इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम एक मॉन्यूमेंट भी बनाएं सिल्वर जुबली के पर्सपेक्टिव में। आने वाले स्टूडेंट जब होंगे तो उनको ये वो देख पाएंगे कि एक यादगार तामीर की गई, और अल्लाह करे जब गोल्डन जुबली होगी, हम तो नहीं होंगे लेकिन जो लोग मौजूद होंगे तो वो ज़रूर याद करेंगे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को। और मैं आपने जो चूँकि मुझे मौका दिया है तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने करंट स्टूडेंट को भी ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो एक क्रिएटिव वीडियोस बना रहे हैं अपने ओल्ड स्टूडेंट को वेलकम करने के लिए, वो काबिल तहसीन है। पहली बार उनको मौका मिला है अपनी तख्लीकी सलाहियतें लोगों के सामने लाने का। तो आई एम हाईली प्लीज विद देयर परफॉर्मेंस, विद देयर क्रिएटिविटी। तो मौजूदा स्टूडेंट को बड़ा क्रेडिट जाता है, सैफ को, और मैं अपनी फैकल्टी के जो असातिज़ा किराम हैं, जो मेरे DSAs हैं, डॉक्टर एहसन भट्टी साहब, डॉक्टर आसमा, डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर समिया और नूरुल हई लेक्चरर हैं, हसन साहब हैं, दे आर डूइंग गुड जॉब। जो हमारी कमेटी के लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारे जितने मैंने स्टूडेंट्स के नाम जो नाम मैंने बताए थे प्रीवियस स्टूडेंट्स का, उनका भी बड़ा रोल है। तो इंशाल्लाह ये सिल्वर जुबली जो है ना, इट्स गोइंग टू बी ए बेंचमार्क, इट्स गोइंग टू बी ए माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ आवर डिपार्टमेंट। और इंशाल्लाह यहाँ से डिपार्टमेंट ज़रूर टेक ऑफ करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी यही है कि जो हमने नेक इरादा बनाया है लोगों को प्रीवियस और न्यू स्टूडेंट को जोड़ने का, ये इंशाल्लाह सफ़र और कारवान ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम रखे। इंशाल्लाह आपकी सरपरस्ती में ये सारा सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने बड़ी जुर्रत, हिम्मत और इस्तकामत के साथ बड़ी हक़ परस्ताना गुफ्तगू की। मैं अपने मक्स मीडिया की पूरी टीम की जानिब से बार दीगर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आपकी ये जो सेलिब्रेशन होने जा रही है इसमें तमाम अहबाब शरीक हों और ये सिलसिला जो है इसी तरह ताअबद जारी हो सारी रहे और आपकी जो इल्मी अदबी खिदमात हैं यकीनन उससे भी लोग इस्तिफ़ादा करते रहें। तो बार दीगर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो बात इस प्रोग्राम का हासिल है वो यही है कि कोई मसलक भी इख्तियार करे, आदमी से प्यार करे। राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.